Hey guys, welcome back to my channel Life Sciences with Essays. And if you are new to my channel and not subscribed my channel yet, then please subscribe it now. Today's session is all about sterilization techniques to control microorganisms. Basically, this video is only about the physical techniques to control microorganisms, and in second part we are going to discuss about the chemical methods to control microorganisms. So let's proceed. What is this sterilization is? And it is a method to kill microorganism, and that process is called sterilization, and it is also defined as a process by which an article's surface or medium is freed of all living microorganism. It is either a vegetative or a spore cell. कोई भी एक जगह हो जिसपे कोई भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रखना चाहते हैं, तो हम कोई प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, किल करने के लिए, and that process we define as sterilization. Then comes here physical methods of sterilization. In physical methods of sterilization, there is heat. By applying heat, we can kill microorganisms. Applying heat to an object is most reliable method of sterilization. कोई भी जगह हो, आपको अगर उसे जला देते हैं तो वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहते हैं वो मर जाते हैं. Then heat appears to kill microorganism by denaturing their enzyme. उनका जो एंजाइम होता है, उनका जो प्रोटीन होता है, उसको डीनेचर कर देते हैं. तो क्या होता है, रिजल्टेंट चेंजेस टू द 3D shapes of protein and inactivate them. देन क्या आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. क्या क्या फैक्टर आता है जो हम हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं. पहला आता है नेचर ऑफ ड्राई हीट. जो ड्राई हीट हमें देते हैं या फिर मॉइस्ट देते हैं, उसका नेचर क्या है. एंड टेम्परेचर एंड टाइम, कितना टेम्परेचर में दे रहे हैं और कितना टाइम तक दे रहे हैं. जैसे हमारे पास्चराइजेशन में हम देख सकते हैं दो टाइप के होता है. अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो कम टाइम में पास्चराइज हो जाएगा. अगर हम कम टेम्परेचर देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा पास्चराइज होने में. जैसे आता है हमारा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट. इफ मोर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. देन क्या आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज स्पेसिस, स्ट्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स. जो भी स्पोर वाले बैक्टीरिया होते हैं, स्पोर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें मारने को हमें ज़्यादा सॉरी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनका जो स्पोर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं मरते हैं. इवन बाय हीटिंग देम दे डोंट इट डोंट किल स्पोर्स. एंड टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म मस्ट बी इरेडिकेटेड. कौन सा मटेरियल ऐसा हो जो ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट करता है. यह आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेरिलाइजेशन बाय हीट. देन क्या आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कैसे हम उसको मारते हैं. द लीथल इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर इज ड्यू टू द denaturation and coagulation of protein, and in case of spores, steam condenses on them and increases their water content, resulting in the resulting in the ultimate hydrolysis and breakdown of bacterial protein. And in a completely moist free atmosphere, bacteria like penny proteins are more resistant to heat, and they are killed when oxidation of cell constituents occurs, and these require much higher temperature than that needed for coagulation of protein by moist heat. अभी इसमें एक चीज़ आप नोट कीजिए, जब भी हमारा हीट रिलेटेड डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो हम यहाँ पे तीन चीज़ को देखते हैं. एक होता है हमारा थर्मल डेथ टाइम, एक आता है हमारा थर्मल डेथ पॉइंट, देन आता है हमारा डेसिमल रिडक्शन टाइम. तो ये क्या होता है हमारा, the time required for sterilization is inversely proportional to temperature exposure, which can be expressed as thermal death time. तो ये क्या होता है, जो थर्मल डेथ टाइम होता है क्या है, एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज द मिनिमल लेंथ ऑफ टाइम फॉर ऑल बैक्टीरिया इन अ पर्टिकुलर लिक्विड कल्चर टू बी किल्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. कोई भी हमारा गिवन टेम्परेचर हो, उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो मरते हैं, उसे होता है थर्मल डेथ टाइम. एंड हीट रेजिस्टेंस वेरीज अमोंग different microbes, and these differences can be expressed to the concept of thermal death point. और ये thermal death point होता क्या है, it is defined as the lowest temperature at which all the microorganism in a particular liquid suspension will be killed in 10 minutes, only in 10 minutes. एंड फिर आता है हमारा थर्ड कंसेप्ट, डेसिमल रिडक्शन टाइम. ये डेसिमल रिडक्शन टाइम होता क्या है, इट इज द थर्ड कंसेप्ट रिलेटेड टू बैक्टीरियल हीट रेजिस्टेंस इवन इन केस ऑफ स्पोर्स.
And decimal reduction time is the time in minutes in which 90% of population of bacteria at a given temperature will be killed. फिर आता है हमारा ड्राई हीट. ड्राई हीट से हम कैसे मार सकते हैं? इसमें आता है फ्लेमिंग. फ्लेमिंग जब करते हैं हम, कोई भी एक इनोकुलेटिंग लूप हो या फिर वायर हो जो हमारी फोर्सेप की टीप हो या फिर कुछ ऐसे चीज़ हो, उसको क्या करते हैं हमारे सीधा फ्लेम के सामने रख देते हैं. तब तक रखते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. एंड इनोकुलेटिंग लूप्स कैरिंग इन्फेक्टेड मटेरियल्स मे बी डीप इन अ डिसइंफेक्टेंट बिफोर फ्लेमिंग टू प्रिवेंट स्पैटरिंग. फिर आता है हमारा इंसिनरेशन. इंसिनरेशन होता है क्या है? इट इज द एक्सलेंट मेथड फॉर टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन फॉर डिस्ट्रॉइंग बायोमेडिकल वेस्ट. कोई भी बायोमेडिकल हमारा वेस्ट आता है तो क्या करते हैं हम? इंसिनरेशन करते हैं. प्लास्टिक सच एज पीवीसी, पॉलीइथिलीन कैन बी डील्ड विद सिमिलरली, but polystyrene materials emit clouds of dense toxic smoke which pollutes the environment. फिर आता है हमारा हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन में क्या होता है? इन दिस हीट इज ऑब्जर्व बाय द सरफेस ऑफ द आइटम टू बी स्टेरिलाइज्ड which then penetrates the center until the entire atom reaches the desired temperature. हॉट एयर ओवन में क्या होता है? पहले हीट को सरफेस एब्जॉर्व कर लेता है, फिर वो पेनिट्रेट करके सेंटर तक जाता है. इंटर एटम मतलब उसे इंटर एटम तक पहुंच जाता है. And a holding period of 160 degrees Celsius for 2 hours is necessary to sterilize glassware, forceps, scissors, scalpel, etc. And some also pharmaceutical products like liquid paraffin, dusting powder, fats, etc. एंड हाउ इट वर्क्स, इसके अंदर एक फैन होता है जो इंश्योर करता है कि जो हमारा हवा चल रहा है, हॉट एयर जो चल रहा है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और उसमें जो एयर पॉकेट्स होता है वो एलिमिनेट हो जाता है. एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स सच एज दोज यूज्ड इन ऑप्थाल्मिक सर्जरी should be ideally be sterilized for 2 hours at 150 डिग्री सेल्सियस. ये उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर रेंज है जो मतलब हॉट एयर ओवन में यूज होता है. फिर आता है हमारा मॉइस्ट हीट. मॉइस्ट हीट होता क्या है? अभी मैंने बताई थी पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन क्या होता है? वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है 63 डिग्री सेल्सियस में हम उसको 30 मिनट्स तक रखेंगे तभी वो पैस्चराइज हो सकता है. और क्या होता है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 20 सेकेंड्स. कोई मतलब अगर हम 72 डिग्री सेल्सियस में रख के उसको उबालेंगे तो 15 से 20 सेकेंड में वो हो जाएगा. फॉलोड बाय कूलिंग. फिर हम उसे कूल भी करेंगे 13 डिग्री सेल्सियस और लोअर में लेके उसे रख देंगे तो वो स्टोर होके रह सकता है और उसमें सारे जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं जो पैथोजेंस होते हैं. बाय दिस प्रोसेस ऑल नॉन स्पोरिंग पैथोजेंस सच एज माइकोबैक्टीरिया, ब्रुसेल्लाई, साल्मोनेलाई आर डिस्ट्रॉयड. फिर क्या आता है हमारा इंस्पिसेशन. सो इसमें क्या होता है? Media such as Lowenstein, Lenzen and Loeffler serum are rendered sterile by heating 80 to 85 degrees Celsius for half an hour on 3 successive days on inspissator. So क्या होता है हमारा? इसका टेम्परेचर क्या है? 80 to 85 डिग्री सेल्सियस. एंड बैक्टीरियल सॉरी bacterial vaccines are heat inactivated in a special vaccine bath at 60 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर रेंज जो होता है इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर. एंड फिर आता है हमारा जो टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस है. हम इसमें कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं? पहला आता है हमारा इसमें बॉइलिंग. जो हमारा वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें किल हो जाते हैं. लाइक योर वेजिटेटिव बैक्टीरिया आर किल्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली एट 90 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस. बट बैक्टीरियल स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत समय तुम उबाल लो फिर भी वो नहीं मरेंगे. तो हम क्या करेंगे? एडिशन ऑफ 2% ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टू वाटर मे रेंडर इट सॉफ्ट एंड मेक इट सुटेबल फॉर स्टेरिलाइजेशन. फिर आता है हमारा स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम उसमें स्टीम देंगे उसके साथ 100 डिग्री सेल्सियस में रखकर. एंड एटमॉस्फेयर ऑफ फ्री स्टीम इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज कल्चर मीडिया विच में डिकम्पोज इफ सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर. इसके बाद आता है हमारा टेंडलाइजेशन और इंटरमीडिएट स्टेरिलाइजेशन. इसमें क्या होता है? ये 3 सक्सेसिव डेज में हम करते हैं. तो क्या होता है हमारा? पहले 100 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन हो तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस में हम उसको बॉईल कर देते हैं फॉर 20 मिनट्स. फिर छोड़ देते हैं उसके. क्या होता है हमारा? जो भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं. फिर हम उसे फेवरेबल कंडीशन देते हैं ताकि जो स्पोर्स है जब वो फेवरेबल कंडीशन में आएंगे तो वो ग्रो करने लगेंगे. स्पोर्स वेजिटेटिव सेल में बनने लगेंगे. फिर हम क्या करेंगे? उसके फिर से 100 डिग्री सेल्सियस में रखकर 20 मिनट्स तक फिर बॉईल करेंगे. तो
वो क्या होते हैं, जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट हो जाएंगे वेजिटेटिव को, एंड वेजिटेटिव सेल जो 100 डिग्री सेल्सियस में आएंगे फिर से वो मर जाएंगे. So this method is used for media containing sugars and gelatin. An exposure to 100 degrees Celsius for 20 minutes on 3 successive days is used. And this principle is that first exposure kills all vegetative bacteria and the spores, since they are in favorable medium, will germinate and be killed on subsequent exposure to 100 degrees Celsius for 20 minutes. इसमें आपको याद रखना है, जो भी 2 बार हम उसको बॉईल करेंगे उसको 100 डिग्री सेल्सियस में रख के 20 मिनट्स तक रखेंगे. However, this method may fail to kill spores of certain anaerobes and thermophiles. ये जो anaerobes और thermophiles होते हैं उनके स्पोर बहुत ही रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस मेथड में वो anaerobes और thermophiles के स्पोर्स नहीं मरते हैं. फिर आता है हमारा स्टीम अंडर प्रेशर, जो अभी बहुत यूज होता है. इसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोक्लेव, जो हमारा लेबोरेटरीज में प्रेजेंट है. हर कोई माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी हो या फिर किस में वो प्रेजेंट है. एंड ये प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑटोक्लेव और स्टीम स्टेरिलाइजर is that when water boils, its vapor pressure equals to that of surrounding atmosphere. Hence, when pressure inside a closed vessel increases, generating steam, when steam come in contact with cooler surface, it condenses and transmits latent heat to the surface. Then what happens? The large reduction in volume sucks in more steam and processes continues till the temperature of that surface equalizes with that steam. And then what happens? Condensed water ensures moist heat for killing microbes present on that material. फिर इसमें होता है स्टेरिलाइजेशन इज कैरिड आउट अंडर द प्रेशर बाय स्टीम एट टेम्परेचर बिटवीन 108 डिग्री सेल्सियस एंड 147 डिग्री सेल्सियस in aqueous solution and sterilized by 108 degree Celsius to 126 degree Celsius. Mainly आप इसमें एक चीज याद रख सकते हैं, 121 degree Celsius is the basic of autoclave. इसमें सारे स्पोर्स हो, तुम्हारा वेजिटेटिव बैक्टीरिया हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इसमें मर सकते हैं. फिर आता है हमारा इसमें टू टाइप्स ऑफ दिस ऑटोक्लेव में टू टाइप्स ऑफ सॉरी टू टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन आर अवेलेबल. एक होता है हमारा ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट स्टेरिलाइजेशन, देन होता है हमारा हाई वैक्यूम स्टेरिलाइजेशन. फिर आता है ये सब गया हमारा हाई टेम्परेचर में कैसे होता है. फिर आता है हमारा सॉरी क्या आता है हमारा लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर में क्या आता है, the effect of low temperature on microorganism depend on the particular microbe and intensity of that application. देखो कोई भी हमारा सोल्यूशन हो तो हम उसको हीट नहीं कर सकते, हर किसी मीडिया को हम हीट नहीं कर सकते, हर किसी सोल्यूशन को हम हीट नहीं कर सकते. तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम क्या करेंगे, लो टेम्परेचर का इस्तेमाल करेंगे. जो ऑर्डिनरी हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है. बैक्टीरिया को एक ऐसे कंडीशन में रख देता है जो वो स्टैटिक हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस या फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, पर फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा तो वो ग्रो करने लगेगा. तो इसमें क्या होता है, स्लो फ्रीजिंग इज मोर हार्मफुल टू बैक्टीरिया that the ice crystal that form and grow disturb the cellular and molecular structure of bacteria. जो हमारा स्लो फ्रीजिंग होता है उसमें क्या है, धीरे धीरे करके आइस क्रिस्टल होते हैं जो उसके मेम्ब्रेन को या फिर उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. देन इसमें आता है डेसिकेशन. डेसिकेशन in the absence of water, microorganism cannot grow or reproduce but can remain viable for years, and this is known as desiccation. Here it is wrongly written, it is desiccation. And then then when water is available to them, पहले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिना पानी के रह रहा था एंड इसीलिए वो ग्रो एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा था, पर फिर जब हम उसको वाटर दिए, इट कैन रिज्यूम देयर ग्रोथ एंड डिवीजन. जब हम वाटर दिए, उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, तो वो ग्रोथ और डिवीजन को फिर शुरू कर दिया. एंड दिस इज द प्रिंसिपल दैट अंडरलाइज लायोफिलाइजेशन ऑफ फ्रीज ड्राई ड्यूरिंग अ लैबोरेटरी प्रोसेस फॉर प्रिजर्विंग माइक्रोब्स. लायोफिलाइजेशन क्या होता है, एक फ्रीज ड्राई कंडीशन होता है, जो हम उसको फ्रीज करके रखेंगे और ड्राई करके रखेंगे, पूरा लोअर टेम्परेचर में रखते हैं, जैसा हमारे कोई कैप्सूल्स हो उसको हम प्रिजर्व करते हैं लायोफिलाइजेशन के टेक्निक में. And certain food are also dry freeze, that is coffee, some fruit additive for dry cereal. फिर क्या आता है हमारा filtration. Filtration wrongly written. Filtration क्या होता है, filtration is the passage of a liquid or gas through a screen like material
with pores small enough to retain microorganism. सो फिल्ट्रेशन एक ऐसा चीज़ होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पोर्स होता है, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे हम देखे थे एक्सपेरिमेंट में जो वायरस चला जाता है पर बैक्टीरिया रुक जाता है, जिसमें वायरस डिस्कवर हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिटेन करके रखते हैं। एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन कैन बी ऑब्टेन बाय पासिंग कल्चर्स थ्रू फिल्टर्स। asbestos filters are no longer used during due to their carcinogenic property. ये इधर आता है हमारा कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर क्या होता है, these are manufactured in different grades of porosity and have been widely used for purification of water for industrial and drinking purpose। जो हमारे पहले के मतलब पहले में जब हम बहुत छोटे छोटे थे या फिर हमारे माँ बाप के ज़माने में जब हम थे, तो यहाँ पे होता था हमारा फिल्टर होता था और फिल्टर के अंदर दो दो कैंडल हुआ करते थे। तब वो फिल्टर के थ्रू पानी आता था और हम उसे पीते थे। एंड देयर आर ऑफ टू टाइप्स लाइक ग्लेज सेरामिक फिल्टर्स। हियर लिसन, दिस फिल्टर स्पेलिंग इज wrongly written and you also write the right one, FILTERS. And there are two types, that is glaze ceramic filters and diatomaceous earth filters. आता है, फिर आता है क्या हमारा सिंटर ग्लास फिल्टर्स। These are wrongly written. And these are prepared by heat using finely powdered glass particles of graded size, and they have low absorptive property and can be cleaned easily but are brittle but expensive. ये बहुत expensive होता है, इसको हम आमतौर पे यूज नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा membrane filter। membrane filter क्या होता है? It is made up of cellulose and other polymers that have largely replaced other type of filters. जो यहाँ पे फिल्टर का स्पेलिंग है इसमें गलत लिखा है, आप जब अपनी नोट में लिखेंगे इसको सही करके लिखेंगे। It is made up of cellulose and other polymers that have largely replaced other filters and they are routinely used in water purification and analyze sterilization etc. फिर आता है हमारा ये जो फिल्टर्स होते हैं, दे कम इन वाइड रेंज ऑफ एवरेज कोर डायमीटर्स, दैट इज APD, एंड इसका पोर साइज होता है 0.2 mm, साइज बिंग द मोस्ट वाइडली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। ये जो 0.2 mm होता है, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज इन स्टेरिलाइजेशन। फिर आता है हमारा हेपा फिल्टर्स। ये किस में यूज होता है? सम ऑपरेटिंग थिएटर्स एंड रूम्स ऑक्यूपाइड बाय बर्न पेशेंट, जो जल जाते हैं पेशेंट्स, उनको ये फिल्टर में रखते हैं, जिससे फिल्टर्ड एयर टू लोअर नंबर वो रख देंगे, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, तो वो फिल्टर लगा के रखते हैं ताकि कम कम से कम मतलब माइक्रोब्स आए और एयरबोर्न डिजीज जो होते हैं, एयरबोर्न माइक्रोब्स जो होते हैं, उन्हें वो बच पाए। फिर आता है हमारा हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट HEPA फिल्टर्स रिमूव ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन अबाउट 0.3 माइक्रोमीटर, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्जर देन अबाउट, जो 0.3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डायमीटर होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। देन इज आवर रेडिएशन। रेडिएशन थ्रू के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। एंड रेडिएशन हैज वेरियस इफेक्ट ऑन सेल डिपेंडिंग ऑन इट्स वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन। And here we are discussing about the two types of radiation used for sterilization, that is one is non-ionizing radiation and ionizing radiation. पहला आता है हमारा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसमें क्या आता है, लाइक योर ऑल यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज जो होते हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग में आता है। एंड दिस रेडिएशन हैज वेवलेंथ यूजुअली ग्रेटर देन अबाउट 1 नैनोमीटर। एंड बेस्ट एग्जांपल इज यूवी एंड इंफ्रारेड। यूवी लाइट क्या करता है, जो DNA होता है उसे डैमेज कर देता है बाय कॉजिंग बॉन्ड्स टू फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट pyrimidine bases, जो हमारा pyrimidine और प्यूरिन बेसिस होता है, यूजुअली थायमिन इन DNA chains, and these thymine dimers inhibit correct replication of DNA during cells reproduction. and ये UV क्या करता है, ये सेल्स है। UV wavelength most effective for killing microorganisms are about 260 nanometer, and the ionizing radiation electromagnetic rays with wavelength longer than those of visible light are used. फिर आता है हमारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वो यूज होता है जो रैपिड मास में स्टेरिलाइजेशन होते हैं, प्री पैक्ड आइटम्स सच एज सीरीज एंड कैथेटर्स, उसमें यूज होते हैं। इसके बाद आता है हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन।
आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है उसमें एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज ये सब आते हैं। ये पूरा लीथल है, पूरा मतलब these are lethal to DNA and other vital constituents, and these radiation have wavelength usually shorter and then that is less than about 1 nanometer and therefore it carries much energy. नॉन आयोनाइजिंग से आयोनाइजिंग में बहुत एनर्जी होता है and they have high penetrative power, so there is no appreciable increase in temperature in this method. कोई भी इसके टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, बढ़ नहीं जाता है कि कम नहीं जाता है। And commercial plants such as gamma radiation for sterilizing items like plastic, syringes, swabs, catheters, animal feed, ये सब में gamma radiation यूज होता है। फिर आता है हमारा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, दे डू नॉट हैव मच डायरेक्ट। ये माइक्रोवेव्स में होता क्या है एक्चुअली, ये जो जो भी हम खाना रख के उसके गर्म करते हैं, वो गर्म सिर्फ करते हैं क्योंकि उसके पानी का मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होता है, खाना इसमें गर्म नहीं होता है। माइक्रोवेव में एक चीज हमेशा याद करना, इसमें हमारा खाना गर्म नहीं होता है, खाने के अंदर जो पानी है वो गर्म होता है। तो देखते हैं, microwaves do not have much direct effect on microorganism and bacteria can readily be isolated from the interior or recently operated microwave oven, and master containing food are heated by microwave action and heat will kill almost all vegetative pathogen। पर इसमें ज़्यादा नहीं मरते हैं क्योंकि वो इवनली हीट नहीं होता है। जिसमें अगर पानी नहीं होता है, जिस जगह पे पानी नहीं होता है उसमें अच्छी तरह से हीट नहीं होता है, तो ये इफेक्टिव नहीं है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ये नहीं है, पर कभी कभी इफेक्टिव हो जाता है। एंड सॉलिड फूड्स हीट अनइवनली बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉइस्चर, अभी मैं जो बताए जिसमें मॉइस्चर नहीं रहता है तो उसमें अनइवनली हीट होता है और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं। For this reason, pork cooked in a microwave oven has been responsible for outbreak of trichinosis। इसमें क्या होता है, ये जो डिजीज होता है, ऑब्वियसली तुम देख लो वहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। So this is all about today's session. And if you like my video, if you find this profitable, and if this is helping you in your exams, then please like, share and subscribe my channel, and so you can get more like such like videos. And if you get any other books to suggest me, you can suggest me in comment section. And I am preparing from Prescott's microbiology and your Pearson microbiology. So if you find this profitable, then please subscribe my channel and like this video and share with your friends. Thank you.